OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is direct proportions. So, we are going to study about direct proportions. So, what are direct proportions? Direct proportions क्या होते हैं? मतलब कि अगर किसी भी चीज के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, मान लीजिए कोई भी दो क्वांटिटीज है हमारे साथ, ठीक है, तो एक के बढ़ने पे अगर दूसरी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रपोर्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई क्वांटिटी हमारे पास ए, ठीक है, दूसरी हमारे पास बी, ठीक। फॉर एग्जांपल हम इसको क्या ले सकते हैं? क्या डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अगर हमारी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम भी हमको कवर करने में ज्यादा लगेगा। तो अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यों? क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दैट इज, हम इसको लिख लेते हैं टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि जो हमारी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो टाइम भी बढ़ेगा। या टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या मतलब? ये साइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब इसका क्या मतलब हुआ? ए जो है बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ये अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, इसका क्या मतलब हुआ? ए अपॉन बी इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ए अपॉन बी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। या इसको बी अपॉन ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन बी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका क्या मतलब हुआ? ए अपॉन बी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दो लोग हैं, ठीक है, एक का टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे का भी टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? a1 अपॉन b1, दैट इज a1 अपॉन b1, एक का टाइम एक की स्पीड वो डिस्टेंस, और इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2। क्यों? क्योंकि जो रेशियो है a और b का वो क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा हमेशा। तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2। इसी तरह दो से ज्यादा होते तो इक्वल टू a3 अपॉन b3 इक्वल्स टू a4 अपॉन b4, ठीक है। तो ये किसके केस में? अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो क्वांटिटीज, तो उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कभी भी अगर एक चीज बढ़ रही हो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो तो हम क्या कहेंगे? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2, वेयर a एंड b रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी, और 1 2 3 रिप्रेजेंट पहले केस के लिए, 2 रिप्रेजेंट दूसरे केस के लिए, 3 रिप्रेजेंट तीसरे केस के लिए, ठीक है। अब अगर बाई चांस हमको एग्जांपल्स देने हो इसके, मतलब कि कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा? जब एक की चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपकी डाइट कांस्टेंट है, एक तरीके से ये ले सकते हैं कि हाइट बढ़ने पे वेट बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? अगर आप जितने ज्यादा महीने काम करोगे उतनी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। और जितना ज्यादा आप अपनी कार चलाओगे उतना ही ज्यादा आपका क्या? पेट्रोल लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक। और हम इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है लैब में, तो बैक्टीरिया क्या होता है? टाइम के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो जितना ज्यादा टाइम उतने ही ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? जितने टाइम तक के लिए हम उनको रख रहे हैं उतने टाइम के लिए वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमको क्या करना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर हमको पता करना है तो इसका क्या मतलब है? एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, ठीक है, किसी भी केस के लिए। जैसे यहाँ पे हमने 4 केसेस लिए, तो इनमें क्या है?
चाहे A1 अपॉन B1 ले लीजिए, वो भी कांस्टेंट है, A2 अपॉन B2 भी कांस्टेंट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको पता करना है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करना है, हमको ये देखना है कि जो दोनों क्वांटिटी है उनका रेशियो कांस्टेंट है, मतलब कि सेम है हर केस के लिए, मतलब कि इस केस के लिए भी इक्वल है, इसके लिए भी इसके बराबर। तो इन दोनों में से कोई भी केस ले लें, ठीक है, इन चारों में अगर हम कोई भी केस ले लें तो हमेशा जो रेशियो आएगा उनका वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या दे देता है हमको, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो अब इसको समझने के लिए हम और क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में। अब हमारे पास क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और किस तरह हम उनका यूज करके कोई भी मिसिंग क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि चेक वेदर द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, हमको ये चेक करना है कि जो पार्किंग चार्जेस दिए हुए हैं दैट इज टाइम चार्ज ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस। मतलब कि हमको पार्ट्स ऑफ बेसेस निकालने हैं इस टेबल को फिल करने के लिए। ठीक है, उस नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, इट इज एनलार्ज 20,000 टाइम, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, तो हमको ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जैसे कि शैडो वाला भी जो है वो भी क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जितना ज्यादा घंटे के लिए आप गाड़ी पार्क करोगे उतने ही ज्यादा चार्ज होंगे, जितने ज्यादा आपको रेड कलर चाहिए, रेड कलर से पार्ट लेंगे उतने ही ज्यादा आपको बेस चाहिए होगा। इसी तरीके से जितना ज्यादा बैक्टीरिया को एनलार्ज करेंगे इमेज उतनी ही उसकी लेंथ बढ़ेगी। सिमिलरली जितना लंबा पोल होगा उतनी ही लंबी वो अपनी शैडो को कास्ट करेगा अगर टाइम सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इन सबका सोल्यूशन किस तरह करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमको चार्जेस दिए, हमको पता करना है प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन में है या नहीं उसको कैसे पता करते हैं, जो भी हमारी ए क्वांटिटी है और जो भी हमारी बी क्वांटिटी है दोनों का क्या करें, कांस्टेंट अगर है वो, मतलब कि दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए आंसर 1 हम पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमको क्या करना है, इनका रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, प्रोपोर्शन में। चलिए तो पहला क्या है, 4/60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज 15 4s are 60, ये आ जाएगा 1/15। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 8/100। अब इसको सॉल्व करिए, हमको क्या पता है 4 2s are और ये क्या आ जाएगा 25, तो ये आ गया 2/25। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, पहले ही दोनों जो है हमारे इक्वल नहीं है, तो सिंस हम इसको क्या मान लेते हैं A1/B1, इसको मान लेते हैं A2/B2। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस A1/B1 डज नॉट इक्वल्स टू A2/B2। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट क्या है, चार्ज पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शंस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस। अब यहाँ पे हमको पार्ट्स ऑफ बेस निकालने हैं, गिवन क्या है 1 और 8, दैट इज ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा B1 हो जाएगा। ठीक है, A1 B1 AB। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं, आंसर 2। हमने क्या किया, पार्ट्स ऑफ रेड को हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो 1 दिया हुआ वो क्या हो जाएगा A1 और ये जो 8 दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा B1। इसी तरीके से 4 जो है वो हमारा A2 हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, B2 निकालना है। इसी तरह 7 क्या है हमारा A3 है और B3 निकालना है। फिर 12 और ये B4, ये हो जाएगा A4। ठीक है,
फिर 20 और 75 भी निकाल लेंगे। चलिए पहले हम B2, B3 और B4 निकालते हैं। अब हमको क्या पता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो ये जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, दैट इज A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन B3 इज इक्वल्स टू A4 अपॉन B4, ऐसे ही A5 अपॉन B5, A6 अपॉन B6। चलिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमने किया A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, B2 की वैल्यू चाहिए, बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A1 अपॉन B1 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 4 अपॉन B2, 4 अपॉन B2, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा B2 इज इक्वल्स टू ये यहां पे और 8 यहां पे, यानी कि 8 4s आर 32, यानी कि 32 पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए अगर हमको 4 पार्ट्स ऑफ रेड बनाना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या है ये इक्वल्स टू 32, ठीक है। नेक्स्ट क्या है B3 निकालना है, तो फिर से हम क्या करेंगे A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन B3। अब ध्यान ये रखना है कि 1 1 आपस में वो होंगे, क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे इसको आपस में इनका रेशियो लेंगे और A3 और B3 का आपस में लेंगे, कभी हम A2 B3 इस तरह करके नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या है 7, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन B3। दिस इंप्लाइज दैट B3 ये इधर मल्टीप्लाई और 8 7s होता है हमारा 56, तो क्या आ गया, इसके हमको चाहिए 56 पार्ट्स, ठीक है। B4 निकाल लेते हैं, A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A4 अपॉन B4, क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू क्या हमारा कितने का चाहिए 12 अपॉन B3, B4 क्या है हमारा, B4 हमको निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट B4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 12 8 जार करना है हमको, दैट इज 96, इसको भी लिख सकते हैं 96 पार्ट्स, ठीक है। अब 20 पार्ट्स और 75 ml के लिए, चलिए फिर से हम क्या करेंगे A1 अपॉन B1, क्योंकि ये हमको पहले से गिवन था तो उसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने ये भी निकाल लिया है तो इसके भी रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सेम चीज है। हम A1 अपॉन B1 को सेम बार बार ना रिपीट करने के बजाय A3 को A2 B2 के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो क्वांटिटी है उससे आप ले सकते हो। ये क्या आ जाएगा A5 अपॉन B5 हो जाएगा ये। अब A5 क्या है हमारा 20 और B5 निकालना है, तो ये हो गया 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू A5 है हमारा 20 और ये है B5 इज इक्वल्स टू B5 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 160, ठीक है। अब पार्ट्स थे तो पार्ट्स में आंसर आया। अब यहां पे क्या है, इसको हम लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 160, ये आया था हमारा 96, ये आया था हमारा 56, ये आया था 32। अब 75 ml का निकालना है हमको, तो A1 अपॉन B1, अब यहाँ पे क्या है यूनिट दी हुई है, आंसर भी जो आएगा वो यूनिट में आएगा। तो हमने क्या लिखा 75 ml अपॉन, हमको क्या निकालना है इसका, वो निकालना है यूनिट, यानी कि B2, इसको हम B6 मान लेते हैं, B2 तो हो चुका है। ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन B6 ml में। दिस इंप्लाइज दैट B6 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 8, वो किसमें आएगा ml में आएगा, कितना आ जाएगा 8 5s आर 40, 8 7s आर 56 और 4 60, यानी कि 600 ml, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते, दैट इज हमारे ये दोनों क्वेश्चंस अभी बच रहे हैं, तो आप इसको देखते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर इफ इट इज एनलार्ज्ड बाय 20,000 टाइम्स फाइंड इट लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको दो क्वांटिटी कौन कौन सी दी हुई है, एक तो हमारी एनलार्जमेंट साइज जो है कितनी टाइम्स वो एनलार्ज हुई है, और दूसरा क्या है हमारा लेंथ। चलिए इसकी हम टेबल बना लेते हैं। तो पहला हमारा एनलार्ज टाइम, ठीक है, कितने टाइम्स वो एनलार्ज हुई है, और दूसरा क्या है हमारा लेंथ,
ठीक, अब इसमें हम वैल्यूज फिट करते हैं। चलिए पहला क्या है 50,000, 50,000 के लिए कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 20,000 और ये हमको निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया B1 और ये क्या हो गया B2। ठीक है, B की दो क्वांटिटी, A की दो क्वांटिटी, A1 B1 क्या होंगे, रेशियो उनका कांस्टेंट होगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो अब हमको क्या करना है, B2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस दे आर इन डायरेक्ट proportion, direct proportion A upon B is constant। ठीक, अब A upon B constant इसका क्या मतलब हुआ, A1 upon B1 is equals to A2 upon B2। This implies that अब A1 upon B1 50,000 upon 5 is equals to, ये क्या आ जाएगा 20,000 अपॉन B2। ठीक, तो B2 की वैल्यू क्या आएगी, B2 इज इक्वल्स टू ये 50, ये B2 जब यहां आएगा तो ये क्या आ जाएगा 50,000 नीचे, 5 ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। ठीक, अब ये 5 इससे कटेगा तो क्या बचेगा 10,000। ठीक है, अब 10,000, ये 1000 का 10,000 यहां से कट गया, क्या बचा 2 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा। इसमें कोई यूनिट नहीं थी, अगर हमको ये निकालना होता तो ये बिना यूनिट के ही आता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, हेंस क्या हमको क्या निकालना था, इफ इट एनलार्ज बाय 200 फाइंड इट लेंथ, तो क्या लिखेंगे, इफ बैक्टीरियाज इज enlarged by 20,000 times its length will be 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। हमको क्या करना था, पहले हमने टेबल बनाई, उसके हिसाब से हमने A1 A2 B1 B2 दिए, फिर हमने क्या किया प्रपोर्शन में डायरेक्ट, तो हमने A अपॉन B कांस्टेंट दिखाया, फिर जो दो केस हमारे बने थे दोनों, उसको क्या किए हमने इक्वल रख दिया, फिर उससे हमने जो भी अननोन क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू निकाल ली। कैसे, B2 इधर आ गया और 50,000 नीचे गया 5 मल्टीप्लाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, a 5 मीटर 60 सेंटीमीटर पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ इतना हाइट। ठीक है, अब हमको सेम इसी तरीके से टेबल बनानी, उसकी भी और सॉल्व करना है। चलिए टेबल बनाते हैं। तो पहला क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोल की लेंथ जो भी है, पोल की हाइट सॉरी, पोल की हाइट इन, हम इसको देखिए मीटर सेंटीमीटर दो यूनिट में, तो या तो हम इसको सिर्फ मीटर में कर लें या फिर इसको सिर्फ सेंटीमीटर में, तो हमने सिर्फ सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है शैडो, इसको भी हम सेंटीमीटर में सिर्फ कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर क्या होता है 560 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। ठीक है, शैडो क्या है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, दैट इज 320 सेंटीमीटर। कैसे हमने किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इस 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 300 सेंटीमीटर प्लस 20 दैट इज 320 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अनदर पोल ऑफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर दैट इज 1050 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर्स क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक, तो फिर से हम A1 A2 B1 B2 दे देते, तो अगर हमारा ये A है तो ये क्या हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ऐसे ही अगर हमारा ये B है तो ये क्या हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। हमको क्या करना है
B2 निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम क्या लिखेंगे, सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्या होगा, A अपॉन B जो है यानी कि पोल की हाइट और शैडो जो है लेंथ उसकी वो कांस्टेंट है, AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर इसका क्या मतलब हुआ, A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2। ठीक है, हमको B2 निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तुम वैल्यू रख के इधर उधर करें या डायरेक्टली इधर उधर कर सकते हैं। दैट इज B2 इधर आ गया, A1 नीचे, B1 ऊपर, A2 इंटू B1 अपॉन A1। ठीक है, हमने यहां पे क्या किया था, यहां पे हमने पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर उसको B2 को इधर लेके आया, बाकी सबको इधर नीचे ऊपर किया। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही इधर उधर कर लिया, मतलब कि B2 को ऊपर लेके आए, A1 को नीचे और B1 को ऊपर लेके गए। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दोनों चीजें सेम है। ठीक, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 है हमारे पास 1050 इंटू B1 क्या है 320, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है A1 560। ठीक है, सबसे पहले एक ये जीरो इससे कैंसिल। ठीक है, अब कैंसिल करते चलिए, 2 की टेबल में 32 आता है। ठीक है, बल्कि 4 से भी दोनों जा रहे हैं, 8 से भी जा सकते हैं, क्योंकि 8 4s are 32, 8 7s are 56, तो 8 4s are 32, 8 7s are 56। अब 1050 7 से जाएगा, चलिए एक बार देखते हैं जाता है कि नहीं। 7 1s are 7, 3 5, हाँ जा रहा है, तो 7 1s are 7। ठीक है, फिर कितना बचा 3 3 और 5 35 हो गया, दैट इज 70। इसको यहाँ पे करके देख लेते चलिए, ये हमारे पास 1050 और ये हो गया 7। ठीक है, 1 टाइम्स गया तो क्या आया हमारे पास 7 3 5 आ गया, कितने टाइम्स 7 टाइम्स आएगा 35 और ये 0 ऊपर, दैट इज 170। B2 हमारे पास क्या मिल गया 170 और 4 और बच रहा है, यानी कि B2 इज इक्वल्स टू 170 इंटू 4। अब 17 4 सर क्या होता है 68, दैट इज 680। ठीक है, अब 680 क्या है, ये सेंटीमीटर में है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, B2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमको B2 मिल गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस शैडो casted by a pole of height 10 मीटर 50 सेंटीमीटर is कितना, ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हमको इन क्वेश्चंस की मदद से समझ में आ गया कि कभी भी अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे हमने यहां बनाई, ए और बी देंगे उसको कि कौन सा ए कौन सा बी है। अब ए के अंदर जितनी चीजें हैं उसको A1 A2, बी के अंदर जितनी है B1 B2, फिर देखेंगे कौन सी चीज हमको निकालनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 भी कर सकते हैं हम, A2 यहां आ सकता है, वो भी हो सकता है, A1 अपॉन B1 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम A1 अपॉन B1 ले लेते हैं। ठीक है, तो A1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन B2। उसी तरह हम क्या करेंगे, जो भी चीज नहीं है उसको हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन। थैंक यू।